देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुनीर मेमन के साथ। पाकिस्तान की सियासत में कब क्या हो जाए ये किसी के लिए भी कहना मुश्किल होगा। कल तक जो दोस्त थे, इत्तेहादी थे, साथ जीने मरने की कस्में खाते थे, अब राहें जुदा हुई तो कुछ इस तरह से हुई कि एक दूसरे की तरफ देखना भी गवारा नहीं। जी हां, तस्करा हो रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उन रहनुमाओं का जो कि एक वक्त में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की शान होते थे, जान होते थे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कारकर्दगी की कस्में खाते नहीं था करते थे। वो ये भी कहा करते थे कि अगर उन्हें पार्टी किसी तौर पे निकाल भी दे तो वो किसी भी तौर पे पार्टी से अलहदा नहीं होंगे, चाहे उन्हें पार्टी के दरवाजे पे ही क्यों ना बैठना पड़े। कुछ तस्वीर हैं, कुछ वीडियो फुटेजेस हैं, मैं चाहूंगा आप वो भी दिखाएं और आप खुद भी इस हवाले से जरा जान सकेंगे कि पाकिस्तान में सियासत किस तर्ज पे होती है। जब लॉन्ड्री सजाई जाती हैं तो किस अंदाज से क्लीनिंग का अमल होता है और वो लोग जो एक वक्त में कहीं भी काबिल कबूल नहीं होते वो एकदम आंखों का तारा बन जाते हैं। अली जैदी साहब की आप तस्वीर देख रहे हैं, साथ में आपको इमरान इस्माइल साहब, आमिर कियानी साहब नजर आ रहे हैं। वो तस्वीर हैं जो कि तहरीक इंसाफ के वोटर सपोर्टर्स के लिए तो किसी भी तौर पे मुस्बत नहीं बल्कि उनके लिए एक डरावना ख्वाब साबित हो रही है। लेकिन सवाल यह है कि वो अली जैदी साहब जो कि कल तक ये बयान देते थे कि अगर उन्हें कोई सर पे गोली ही क्यों ना मार दे या बंदूक की नोक पे ही क्यों ना कहे कि उन्हें पार्टी से दस्तबरदार होना होगा तो वो पार्टी नहीं छोड़ेंगे। अगर पार्टी खुद भी उनको निकाल दे तो वो पार्टी का साथ नहीं छोड़ेंगे। इमरान इस्माइल साहब जिनकी रफाकत खान साहब के हवाले से बहुत पुरानी है और यह कहा जाता है कि उनका ताल्लुक तहरीक इंसाफ के साथ बहुत शुरू से है तो गलत ना होगा, उन्होंने भी पार्टी तब्दील की और जहांगीर तरीन साहब के साथ वो नजर आए। आमिर कियानी साहब अगेन जिनका ताल्लुक चेयरमैन पीटीआई के साथ बहुत गहरा है, बहुत पुराना है, बहुत देरीना है, वो भी अपनी पार्टी तब्दील करते हुए नजर आए और अब जहांगीर तरीन साहब के साथ पाकिस्तान इस्तेकाम पार्टी का हिस्सा नजर आते हैं। और भी बहुत से सीनियर रहनुमाएं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म पे नजर आते थे, अब उनकी परवाज का अमल शुरू हो चुका और उन्होंने अपने घोंसले को ना सिर्फ तब्दील भी किया और अनाउंस भी किया। कुछ वीडियो फुटेजेस आपको दिखाते हैं कि जी अली जैदी को तहरीक इंसाफ छोड़ रहा है। पहले क्लैरिटी से एक बात सुन लें सारे, सबको मैं कहना चाहता हूं, मैंने तहरीक इंसाफ उस दिन छोड़नी है जिस दिन तहरीक इंसाफ छोड़नी है। क्लियर हो जाए। अगर इमरान की जिंदगी में मुझसे तहरीक इंसाफ छुड़ाना चाहते हो, खुदा की कसम इस माथे पे गोली मार दो उधर गोली। ये मेरी जमात है, 23 साल मैंने दी है। मुझे अफसोस इस बात का है कि हमारी पार्टी के अंदर से ये आवाजें निकालते हैं जो खुद नहीं करते कुछ, जो करते हैं उनको गिराने के लिए ये घटिया बातें करते हैं। कोई मुझे प्रेशर नहीं दे सकता पीटीआई छोड़ने का, कोई भी नहीं दे सकता। तो मैं बस आपका शुक्रगुजार हूँ। आई विश यू द बेस्ट। जो 9 मई को हुआ, मेरा नहीं ख्याल कि पीटीआई कभी इसके लिए बनी थी। हमने बड़ी अपनी कोशिश की है कि चीजें मुशावरत से हों, लेकिन इंसान कोशिश कर सकता है, कामयाबी और नाकामी अल्लाह के हाथ में। तो बेस्ट ऑफ लक, पाकिस्तान जिंदाबाद। तो आपने देखा कि किस अंदाज से मौकफ की तब्दीली हुई। और अली जैदी साहब की बात करें, इमरान इस्माइल साहब की बात करें या पीटीआई के उन रहनुमाओं की बात करें जो कि एक वक्त में बहुत कुछ कहा करते थे, अब उनके अल्फाज हैं और उनके इकदामात हैं। उम्मीद करेंगे कि किसी दिन वो मीडिया पे आके अपना इस मौकफ के हवाले से भी आगाह करेंगे और आवाम को भी बताएंगे कि आखिर तर्ज सियासत क्या है। प्रोग्राम में आज इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे और कुछ जरा तस्करा करेंगे जो बजट पेश किया जा रहा है। हमारे साथ गुफ्तगू करने के लिए आज शामिल गुफ्तगू हैं जनाब जहांगीर सैयद साहब जो कि हमें ज्वाइन कर रहे हैं वीडियो लिंक पे। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इन्होंने सियासत में बहुत कुछ देखा, पाकिस्तान की पुरानी तारीख से भी वाबस्ता है, वाकिफ है, लेकिन अब जो कुछ हो रहा है वो कितना नया है या कितना पुराना। जहांगीर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। जहांगीर साहब ये कितना इंटरेस्टिंग है कि तहरीक इंसाफ के वो रहनुमा जो कि कल तक ये कहा करते थे कि वो कुछ भी हो जाए पार्टी नहीं छोड़ेंगे, बल्कि हालिया दिनों में उन्होंने इस बात का इस अज़म को दोहराया। अब सूरत हाल तब्दील होती है दिखाई दे रही है और अब जहांगीर तरीन साहब ने बाकायदा तौर पे अपनी पार्टी का अनाउंसमेंट कर दिया। तो पहले तो ये बताएं कि इन लोगों का पार्टी बदल लेना वो कैसा इकदाम है, फिर जरा इस नई पार्टी की जो बुनियाद रखी गई उसके ऊपर बात करेंगे। देखिए, सबसे अहम बात तो ये है
कि इसी लफ्ज में दो मानी छुपे हुए। पार्टी नहीं छोड़ेंगे और पार्टी को छोड़ेंगे नहीं। तो ये इनके दिल में, इनके अंदर, इनके बातिन में, इनके जाहिर में बड़ा तजाद है। यही इसी को सियासत कहते हैं। और फिर कहते हैं कि सियासत जो है को बदनाम किया जा रहा है। जब आपका रद्द-ए-अमल, जब आपका अमल इस तरह का होगा कि जो है वो आप परिंदों की तरह एक फायर की आवाज से ये कोई भी आपको खौफ आपको जो है वो उड़ा दे और दूसरे शजरहाए सायेदार आप ढूंढ लें अपने लिए, तो ये कोई करैक्टर है? ये तो एक्टर है। एक्टिंग करेक्टर में और एक्टर में फर्क ये होता है कि करेक्टर अपने स्टैंड लेता है एक जगह पे। एक्टर जो है सुबह को जो कुछ होता है, शाम को कुछ होता है, किसी और प्रोग्राम में कुछ होता है, किसी और ड्रामे में कुछ होता है। ये करेक्टर नहीं है। और अगर हम ये देखें करेक्टर एक्टर की भी बात करें तो फिर उसको एक किरदार पे खड़ा रहना चाहिए पड़ता है। यहाँ ऐसा नहीं है, जिसका नतीजा ये है कि आज इस मुल्क से, इस रियासत से सबसे कमजोर हालत में जो है वो सियासत है और सियासतदान है, जिनको पता ही नहीं अपना कि उनको कहाँ जाना है, कल क्या होना है, कल फिर कहीं से उड़ान भरनी है, उनको क्या रुकना है, कितने दिन रुकना है, कुछ उनको खबर नहीं है। बस अपने पर तोले हुए हैं। जहांगीर साहब सवाल तो ये है ना, जहांगीर साहब सवाल तो ये है कि इस वक्त हमें वो रहनुमा जो कि ये कहते दिखाई दिए, रोते हुए उन्होंने पार्टी को खैरबाद किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए, पूरे मीडिया के सामने भीगी हुई आंखों के साथ रोते हुए, लरसते हुए अंदाज में उन्होंने पार्टी को छोड़ दिया और उन्होंने सियासत को छोड़ दिया और फिर उस कैंप से जा मिले जिसके बारे में खुद एक वक्त में तमाम तर लोग कहा करते थे कि कैंप तो बना ही इसलिए जा रहा है कि वो तहरीक इंसाफ को कमजोर करे। तो वो जो कमजोर करने वाले दावे थे अब कुव्वत में कैसे तब्दील हो गए? देखिए, आपने एक तस्वीर का जिक्र किया जिसपे सब खड़े हुए हैं और जो है वो जहांगीर तरीन से मुलाकातें कर रहे हैं, उस ग्रुप को मुनज़्ज़म करना चाहते हैं। अलीम खान की सरबराही में प्रेसिडेंट होने के जो इस्तेकाम में पाकिस्तान पार्टी है उसमें जाना चाहते हैं। इधर से वो रोते हुए निकले हैं ना, तो उधर से आप उनके चेहरे, धमकते हुए चेहरे तो देखें। अब वो जिनके साथ खड़े हुए कितने वो मुतमईन नजर आ रहे हैं। अब ये भी तो आप तजादपन, दोगलापन देखे ना इनका। अगर इन पर जिम्मेदारी डाली थी, अगर इनको अपनी मौत का खतरा था, तो ये सियासत में क्यों आते हैं? ये बड़े बड़े लीडर्स हैं, ये जो हमें लीड कर रहे होते हैं, इनको ये मालूम नहीं, वो कहते हैं हमारी जान को खतरा है। तो खतरे जान कहाँ में है? इसमें तो ऐसे खतरे रहते हैं। आप कोई जो है अंधी गोली में तो आती है। जहांगीर साहब मैं आपको यहाँ पे एक रोकूंगा। जहांगीर साहब एक लम्हे के लिए रोकूंगा आपको। क्या मुश्किलें आती हैं? ये आती हैं। जहांगीर साहब आपको एक लम्हे के लिए रोकूंगा। मैं जरा ये भी दिखा दूं आवाम को कि मौक़िफ़ में तब्दीली इन लोगों की तो हुई है, लेकिन मुस्लिम लीग नून की जानिब से भी इस तब्दीली को बड़ा खुश आइन कहा जा रहा है। कल तक ये लोग जिनको 9 मई का मुजरिम कहा जाता था नून लीग की जानिब से, अब वही लोग इनके लिए काबिल कबूल हो चुके हैं। अता तारड़ साहब ने क्या कहा, आपको जरा सुनाते हैं। बंद कर दे। ये जो लोग पार्टी छोड़ के जा रहे हैं, इनको मैं सलाम पेश करता हूँ। मेरी बहुत मुखालफत होगी फवाद चौधरी से, मेरी बहुत मुखालफत होगी अली जैदी से, हमारी तू मैं भी हुई है, हमारा तकरार भी हुआ है, मगर वो रियासत पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। वो गद्दारी का लेप अपने माथे पे लगाने को तैयार नहीं है और ये काबिल कदर लोग हैं, इनकी कदर करनी चाहिए। तो आपने गुफ्तगू सुनी अता तारड़ साहब की। अता तारड़ साहब तो बहुत वेलकम कर रहे हैं कि वो जहांगीर तरीन ग्रुप में जिस अंदाज में पीटीआई के रहनुमाओं ने शिरकत कर ली है, और ये भी दोहराते हुए दिखाई दे रहे हैं कि जहांगीर तरीन ग्रुप के साथ उनके बड़े वर्केबल सोल्यूशन है, वर्केबल रिलेशनशिप है। वही जहांगीर तरीन साहब जिनके हवाले से खान साहब की हुकूमत के इब्तदाई अरसे में नून लीग इन्हें शुगर माफिया के अलकाबात से नवाजा करती थी, आज उनके साथ वर्केबल रिलेशनशिप की बात की जा रही है। और वही लोग जो कि 9 मई के वाकये में मुजरिम थे, उनके ऊपर गिरफ्तारियां हो रही थी, पर्चे दर्ज किए जा रहे थे, एक मुकदमे के बाद दूसरा मुकदमा हो रहा था, आज वही लोग जैसी पार्टी तब्दील करते हैं तो ये भी काबिल कबूल हो जाते हैं। जहांगीर साहब, ये कौन सा राज है, ये सियासत का कौन सा अंदाज है, ये तो समझाएं। ये ओपन सीक्रेट है, ये इसमें राज नहीं, खुला हुआ राज है, ये सबको नजर आता है। आज थोड़ी सी पीछे 18 तक आप पहुंच जाएं तो यही मुस्लिम लीग
जब तो इसको बिखेरा जा रहा था, ये इंतशार का शिकार हो रही, तो इसके जो परिंदे कैसे उड़ उड़ के जा रहे थे। यही पीपल्स पार्टी आज जो है सिंध तक महदूद रह गई, लाहौर से ये पंजाब से कहाँ चले गए इसके सारे परिंदे, जो है इसी के घोंसलों में जो है अंडे देते थे और इसी से जो है रिस्क लेते थे। ये सब तमाशा है और हम यही तो देख रहे हैं। और ये अभी अभी जो कुछ अगर कोई पत्ता बड़ा खड़कता है तो इनका फिर दिल धड़क जाएगा, फिर ये फिक्र में पड़ जाएंगे ये क्या हो रहा है हमारा। ये मुल्क के मुस्तकबिल की कोई सियासत नहीं हो रही, ये जाती मुस्तकबिल की हो रही है कि इनका जाती मुस्तकबिल कहीं अंधेरे का शिकार ना हो जाए। लेकिन जहांगीर साहब जरा मुझे एक इंटरेस्टिंग फिर सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है, क्योंकि सियासत में हर रोज एक नया इंकशाफ हो रहा है हमारे लिए। मैं अब अली जैदी साहब की बात करता हूं, इमरान इस्माइल साहब की बात करता हूं, आमिर कियानी साहब, और अभी जो पार्टी के जिन लोगों ने पार्टी को छोड़ा है। आपको याद होगा कि जब तहरीक इंसाफ हुकूमत से बाहर आने का ऐलान किया तो 35 लोग ऐसे थे जिन्होंने पार्टी को इस्तीफा नहीं दिया था और असेंबली से बाहर नहीं आए थे। उन लोगों के हवाले से ये तमाम लोगों ने क्या कुछ अल्फाज नहीं कहे, क्या कोई मतलब किस अंदाज में गुफ्तगू की जा रही थी मीडिया पे और ऑफ द रिकॉर्ड आपको पता है। और फिर खान साहब अपने जलसों में तकारीर में खुद अली जैदी साहब बहुत कुछ कहा करते थे। तो अब क्या यही कुछ इस तरफ भी इंप्लीमेंट होता हुआ नजर आएगा? आपकी आवाज इंटरप्ट हो रही है सर। मैं कह रहा हूं कि जो माजी में तहरीक इंसाफ छोड़ते हुए दिखाई दिए, उनके लिए जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए तकारीर में, यहां तक भी कहा गया फैमिलीज के ऊपर ही बात आई, क्या इनके हवाले से भी ये सारी बातें कही जाएंगी? इसे कहते हैं कौलो फेल का तज़ाद। ये कहते बहुत खूबसूरत है, जब इस कश्ती में होते हैं तो इसकी तारीफें जनाब को बस इनको मंजिलें नजर आ रही होती है, सामने बड़ा साहिल नजर आ रहा होता है, और जब भी उतर जाते हैं तो उनका जो है मंजिल बिल्कुल मुख्तलिफ समत में हो रही होती है। ये बेसमते लोग हैं, इन्होंने ये जो एक नजरियाती सियासत होती है ना वो स्टैंड करती है। अब पहले क्या होता था, पहले ये होता था कि नजरियाती सियासत पे सारी जिंदगी, सारे नुकसान, सारे खतरात मोल लेके खड़े रहते थे। आज का सियासतदान क्या करता है, इसके पास तो कोई नहीं खड़ा रहता। अब ये पब्लिक गैदरिंग की तरफ चले जाते हैं, ये पॉपुलैरिटी की तरफ चले जाते हैं। अगर इमरान खान की जमात को, तहरीक इंसाफ को पॉपुलैरिटी ताकत अवाम की मिली, सब उस तरफ चले गए। अब उसका बिखराव का मंजर इनको नजर आ रहा है तो ये सब उड़ के अब दूसरी छतरियां तलाश कर रहे हैं। अब छतरियां भी 13 है और जो है इनको कहीं ना कहीं फैसला। अच्छा जहांगीर साहब, ये आपने बिल्कुल सही बात की। जहांगीर साहब ये आपका पॉइंट आ गया, करती है। जहांगीर साहब आपका ये पॉइंट आ गया। जरा ये जो तब्दीली आई है ना, एक नई पार्टी बनी है और अब गालिबन एक दिन भी इस पार्टी को बने हुए मुकम्मल नहीं हुआ। इस पार्टी का जरा मुस्तकबिल बताइएगा। बल्कि ब्रेक लेता हूं, ब्रेक के बाद जरा बात करेंगे कि इस पार्टी का मुस्तकबिल क्या होने जा रहा है। जो इस तरह की पार्टीज माजी में बनी हैं, उन पार्टियों का क्या हुआ और इस पार्टी का मुमकिन मुस्तकबिल आपको क्या नजर आ रहा है, इसको बात करेंगे। जी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक का आगाज होता है। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। तस्करा हो रहा है कि ये जो पाकिस्तान इस्तेकाम पार्टी बनी है, ये पाकिस्तान को इस्तेकाम पहुंचाने में कामयाब होगी या नहीं इसका तो पता नहीं, लेकिन अलबत्ता ये फिलहाल नजर आता है कि वो सियासी रहनुमा जो कि एक वक्त में तहरीक इंसाफ के साथ हुआ करते थे, अब उनके इस्तेकाम के लिए ये प्लेटफॉर्म तो बिल्कुल तैयार है। अब क्या होगा और क्या नहीं ये वक्त जरूर साबित कर देगा। लेकिन माजी में जो इस अंदाज से पार्टीज बनाई गई कि एक पार्टी से उन्हीं के लोगों को निकाल के एक नई पार्टी को तश्कील देना और फिर उसको अमली तौर पर सियासत में सरगर्म कर देना, पाकिस्तान में इस हवाले से जो तजुर्बे किए गए वो ज्यादा कामयाब तो ना हुए। क्या ये तजुर्बा कामयाब हो सकेगा? और 70 साल की उम्र में जहांगीर तरीन साहब जो कि एक वक्त में काफ लीग, फंक्शनल लीग में रह के फिर तहरीक इंसाफ से होते हुए अब अपनी खुद की एक पार्टी बना रहे हैं और ये जानते हुए कि इस वक्त तक वो अमली सियासत में हिस्सा नहीं ले पाएंगे, तो क्या ये जो अमल है, ये जो तजुर्बा है वो कितना कामयाब रहेगा? जहांगीर साहब आपको क्या लगता है? देखिए जनाब, ये इस्तेकामे पाकिस्तान पार्टी इसका नाम रखा है। कल ये जो पार्टी के साथ थे, जो साथ दिया इन्होंने, जो इनकी चीनी की बड़ी बड़ी मिलें जो हैं वो सोना उगलती हुई मिलें जो है वो
उनकी पार्टी को फेवर कर रही थी, क्या उसका नारा ये नहीं था, उसका मोटो ये नहीं था, अगर नारा नहीं ये था कि इस्तेकाम पाकिस्तान के लिए काम करेंगे? क्या उनकी पार्टी को आप इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के दस्तूर के मुताबिक या ख्वाहिश के मुताबिक नहीं थी? अभी जब खड़े थे तो इस्तेकाम पाकिस्तान ही का नारा इनके पीछे था, और इनकी तकरीरों का लबोलबाब यही अगर इसी मरकज पे घूमता था कि वो इस्तेकाम पाकिस्तान पर बात कर रहे हैं। क्या अब वो अदम इस्तेकाम पाकिस्तान हो गई? अब ये नए टाइटल के साथ इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी बन गए। ये तमाशे क्या है, ये तजाद क्या है, ये सब सारी चीजें देख। जहांगीर साहब ये बताना, ये पुराना सामान नई पैकेजिंग में बिक जाएगा, अवाम इसको कबूल कर लेंगे, इस पुराने सामान को फिर नई पैकेजिंग में, नए रूप में, नए अंदाज में, क्या अवाम को काबिल कबूल हो जाएगा? अवामी मैंडेट हासिल कर सकेंगे ये लोग? सियासत का तो फॉर्मूला यही है कि जो है वो पुरानी शराब को नए नए ब्रांड में बना के, नई पैकेज में बना के, पैकेट में डाल के बेच दिया जाए। तो अभी यही हो रहा है, ये पुरानी शराबें हैं और आपके दिन नजर नहीं आता इनको 75 साल से ये क्या कर रहे हैं, कितनी पुरानी है। और जो इसके नशा भी इनका इसी तरह का होता है, इक़्तिदार का नशा भी इनका इतना ही पुराना होता है जैसे पुरानी शराब होती है, और पुरानी शराब में जितना नशा होता है। ये हकीकत से दूर है। इनको ये मालूम होना चाहिए कि इस तरह बंदरबाट से अगर आपकी कोई सियासी नजरिया नहीं है, आपको कहीं खड़े रहने की ताकत नहीं है, आप किसी के साथ खड़े होके एक दूसरे की पीठ पर छुरा घोंप रहे हो, तो अवाम आपसे क्या तवक्का कर सकती है? आपका किरदार यहाँ था, वहां था, उनका किरदार क्या था, उन्होंने क्या, इमरान खान की तहरीक इंसाफ ने क्या तबाही मचाई, वो भी रिकॉर्ड पर है। जो उसको बहुत ही तकब्बुराना मुदब्बिराना सियासत करने की, उन्होंने गैर मुदब्बिराना, गैर सियासी, गैर संजीदा सियासत करके क्या हालत बना दी है। ये खूबी होती है रहनुमा की, ये सारी चीजें देखनी होती है। यकीन तौर पे ये तहरीक इंसाफ के लिए एक बहुत बड़ा लर्निंग लेसन है जहांगीर साहब, यकीन तौर पे तहरीक इंसाफ के लिए तो बहुत बड़ा लर्निंग लेसन है कि जो कुछ इस वक्त तहरीक इंसाफ की क़यादत से गलतियां हुई हैं, और जो गुज़श्ता 1-1.5 साल के अरसे में तहरीक इंसाफ ने सियासी तौर पे कहा जा रहा है जो ब्लंडर किए कि असेंबली से बाहर आ जाना, फिर एक के बाद दूसरा एक इकदाम जो हुआ वो तहरीक इंसाफ के फेवर में नहीं गया बल्कि उनके खिलाफ गया। हालांकि पॉपुलैरिटी में जरूर इजाफा हुआ खान साहब की, लेकिन जहांगीर सर आप ये बता दें, फवाद चौधरी साहब, उनका भी नाम आ रहा है कि उन्होंने भी इस पार्टी को ज्वाइन कर लिया। महमूद मौलवी साहब अब तक क्लियर कर चुके हैं कि उन्होंने इस पार्टी को फिलहाल ज्वाइन नहीं किया, लेकिन आपको लगता है कि तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की बड़ी तादाद के साथ साथ नून लीग या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की तादाद भी इस ग्रुप को ज्वाइन कर लेगी? देखिए, एक बात तो ये है, पहले ये देखेंगे, वेट एंड सी वाली बात है, ये देखते हैं कि कहाँ कितना मफाद उनका वेट करता है और उसके मुताबिक ये फैसले करेंगे। इतना तो पता चल चुका है, बिल्कुल वाजे है कि ये मुफाद के धनी है, जहां इनको ये वाला धन हासिल होगा वहीं गिर जाएंगे, वो पीपल्स पार्टी हो, तहरीक इंसाफ। अभी जो है कहीं ना कहीं रिकॉन्स्टिट्यूट हो जाए, ये फिक्रमंद हो जाएंगे, ये कहेंगे हम तो मजबूरी में चले गए थे, हम पर तो दबाव था। अरे हम तो बुनियादी तौर पे पैदा ही आपके लिए हुए, जो भी सब कुछ हुआ आपके लिए हुआ है, हमारी तो मजबूरी से चले गए थे। करेक्टर कहीं नजर आता है। अब ये कहा ये जा रहा है कि ये कहीं प्लांटेड है, ये फवाद चौधरी इधर उधर जो है उनकी जमातों में प्लांटेड है। बड़ी सी सादी सी बात है, मासूम सी बात है कि प्लांटेड है तो दूसरे को मालूम नहीं प्लांटेड है। और ये प्लांटेड पौधे ये जो है ना जड़ से उखाड़े जाते हैं, बड़े बड़े दरख्त, तनावर दरख्त होते हैं, और उखाड़ के दूसरी जगह लगा दिया जाता है, प्लांट कर दिया जाता है, और फिर अगर उनकी कोई मजबूरी होती है तो कहीं और प्लांट हो जाते हैं। ये इस तरह के प्लांटेड हैं, ये रूट एंड प्लांटेड नहीं, इनकी रूट बहुत पक्की है। तो जहांगीर साहब अगर क्लियर कर सकें, आप ये कह रहे हैं कि यहां पे इनका आना फितरी अमल नहीं गैर फितरी अमल है, और इनको बाकायदा एक प्लान या एक डिजाइन के तौर पे इस तरफ लाया जा रहा है। फितरी अमल तो नहीं है, ये एक फितरतन जिसे कहते हैं ना, बस इनकी फितरत में ये चीज है। इनको तकलीफ होगी, ये कहते हैं कि ये बदनाम किया जाता है सियासतदानों को। मैं किरदार दायर करो,
तो अपनी जो है ना मौत से डरते हो, और मौत से तो तुम्हें वैसे भी मर जाना है, कुछ करते हो तो मौत से डरने का मतलब ये है कि आपका जो स्टैंडिंग है पाकिस्तान से जुड़े हुए हो ना, इसके रियासत के जो है वफादार हो ना, तो उसका किरदार क्या है कि आप रियासत को नुकसान पहुंचा दो। रियासत नुकसान की परवाह नहीं है आपको, आपको पार्टी की परवाह नहीं है कि बिखरेगी तो क्या होगी, दूसरे के पास के जाओगे तो तुम्हें क्या इज्जत मिलेगी, अभी वक्ती इज्जत है कि मिलेगी नहीं मिलेगी, आपको वफादार आपको आएंगे, आप जो है इलेक्टेबल्स हैं, इलेक्टेबल समझे जाते हैं, कल जो है मंजरनामा सिनारियो बदल जाता, आप इलेक्टेबल ही नहीं रहे। जहांगीर साहब मुझे क्विकली ये बता दें, जहांगीर साहब ये बता दें क्विकली, आपको ये जो मौजूदा जो एक नया इत्तेहाद बनता हुआ दिखाई दे रहा है, आपको लगता है कि ये इत्तेहाद भी आगे चल के कोई बड़ी सियासी जमात के तौर पे टर्न अराउंड कर सकता है, या फिर आने वाले दिनों में आप इसको जम होता हुआ देख रहे हैं मुस्लिम लीग नून में, या फिर पीपल्स पार्टी में, या किसी और जमात में? ये भाई ये जो आजकल के इत्तेहाद होते हैं ना, ये जो नजर आ रहे हैं, ये जो है लकड़ी के गठोड़े की तरह होते हैं, इनके गांठ खोल दें बस बिखर गए। तो कोई उसके लिए नजर आता है, इतनी इन्होंने मुश्किलें उठाई और ये काफी देर खड़े रहे उनके साथ, इमरान खान के साथ, और उनके गुण गाते रहे उसके करेक्टर के, अचानक क्या हो गया, इनको होश आ गया एकदम, उनको कुछ और नजर क्या आने हो गया लगा। अचानक? जहांगीर साहब आप ही बता दें क्या हुआ अचानक से। किसके ऊपर बात की है? जहांगीर साहब आप बता देना क्या हुआ अचानक से, ऐसा क्या हुआ कि सारे ही छोड़ के चले गए? देखिए पहले मरहले पे ये हुआ कि वो भी प्लांटेड थे, जब अभी वो तो खुद ही कहते हैं ना कि हमें कोई इख्तिदार में कोई लाया था, अभी उनको वहां से रूट्स दी गई, सब कुछ दिया गया, अब वो जो है जिद्दी थे, अब वो जिद्दी और किसी से वो चाहते थे कि भाई उनके नारे पर चला जाए, उनका बयानिया नैरेटिव इस्तेमाल हो, और वो कुछ और कर रहे होते हैं, उनसे मैच नहीं कर रहा था। वो तो भाई आप किसी के सियासी मफाद में होते हैं तो आपके कुछ जाती मफादात के तो इससे जुड़े होते हैं, अगर आप उसको पूरा नहीं करेंगे तो ये क्यों खड़े रहेंगे? सही हो गया जहांगीर साहब, आपने जवाब दे दिया, आपने जवाब दे दिया। मेरे ख्याल से इस सवाल का जवाब देखने वाले लोग भी जान गए कि आखिर इस तब्दीली की और एकदम तब्दीली की वजह क्या बनी। एक ब्रेक लेते जी, ब्रेक के बाद जरा वापस लौटेंगे तो मौजूदा बजट क्या आने जा रहा है, बजट के हवाले से क्या कुछ चल रहा है, और पसे पर्दा इस हुकूमत की क्या तैयारियां हैं, वो तो कल आया हो जाएंगे, लेकिन फिलवक्त जो खबरें आ रही हैं उनकी रोशनी में कल बजट क्या होगा उसके ऊपर बात करेंगे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। तस्करा होगा बजट का। बजट अवामी है या गैर अवामी, मकबूल है या गैर मकबूल, क्या होने जा रहा है, ये सवाल हर बार होता है, लेकिन बजट का असर क्या होगा ये सबसे अहम चीज है। इस बार जो बजट की अभी तक जो आदाद शुमार, जो इतलात मुसद्दिका और गैर मुसद्दिका दोनों ही हम तक जो पहुंची हैं, उसकी रोशनी में कहना बड़ा ही आसान है कि जो बजट इस बार भी दिया जाएगा उसका कोई मुस्तकबिल ज्यादा रोशन नजर नहीं आता, और माजी के तमाम तर बजट जितने भी आए उनकी ही तर्ज पे ये बजट भी 2 या 4 माह की मुद्दत के बाद फिर अपनी शक्ल को बिगाड़ता हुआ नजर आएगा, और फिर एक और बजट, फिर एक और बजट, और साल के आखिर तक 3 से 4 बार बड़ी तब्दीलियों के साथ ये बजट अपने इख्तिताम पे पहुंच जाएगा। यानी कि ये कहा जाए कि मौजूदा हुकूमत एक बार फिर से बजट के हवाले से नाकाम नजर आती है तो ये गलत ना होगा। और इस हवाले से हम क्या कहेंगे, पाकिस्तान के मौजूदा वजीर आजम खुद अपने इंटरव्यू में, जो हालिया इंटरव्यू उन्होंने दिए, उसमें खुद ये इतराफ करते हुए नजर आए कि पाकिस्तान को ज़र मुबादला के ज़खायर की परेशानी लाक है, और ऐसे माहौल में पाकिस्तान के लिए चैलेंजेस का अंबार लगा हुआ है। वजीर खजाना इसहाक डार साहब अपने इस बजट को लेके कितने संजीदा हैं, और वो उनके पास क्या तजावीज हैं जो इस बजट को एक बेहतर बजट बना सकेंगी। क्या ये अवाम दोस्त बजट किसी सूरत हो सकता है या नहीं? जहांगीर साहब आप ही बता दें, आपकी इस बजट से दोस्ती होती हुई दिखाई दे रही है या नहीं? ये हमारे जो आवाम जिन्हें हम कहते हैं ये हमारे दोस्त हैं, कब से दोस्त बन गए हमारे, अपने मफादात के दोस्त हैं सारे इक़दाम। एक बात बताइए कि ये जो एलीट क्लास जिसे कहते हैं, ये जो अशराफिया है, उन पर क्या फर्क नजर आता है? उनकी गाड़ी कोई तो कहीं फंसती है, कहीं पेट्रोल का उनको प्रॉब्लम होता है, उनके लिए सारी फैसिलिटी, सारे मराहत के मर्तबे और जो उसका लेवल है वो एक सेम है।
जो कुछ आ रहा है वो लोअर क्लास पे आ रहा है या मिडिल क्लास पे आ रहा है। और जो कारोबारी लोग हैं वो तो कुछ ना कुछ एडजस्ट कर लेते हैं, कीमतें वीमतें बढ़ा के, उन पर भी कोई कंट्रोल नहीं, वो जो चाहे करें। लेकिन कंट्रोल तो उन पर है जो सैलरीड पर्सन होते हैं, उनकी कोई खबर है? अब अगर आप उनके 15% भी कहीं बढ़ाते हैं गवर्नमेंट सर्वेंट के साथ, तो वो 15% इसका मसले का हल है। 100% बढ़ना चाहिए एक लिहाज से। हालात कैसे हैं? ये जो बताते हैं कि 34% महंगाई है, 34% महंगाई नहीं है, ये करीब करीब 100% है। 100% का जितनी भी पिछली हम थे इस अजाब से पहले, उसमें अजाब शदीद हो गया है। दोहरी मुश्किल आ गई हम पर। आप किस बजट की बात कर रहे हैं और किस अवाम की बात कर रहे हैं और किस हमदर्दी की बात। लेकिन जहांगीर साहब मुझे ये बताएं ना, जहांगीर साहब ये बताएं, वजीर आजम साहब शहबाज शरीफ साहब का एक क्लिप है, मैं वो चला देता हूं, अवाम भी देख ले, कि वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब जब हुकूमत में नहीं थे तो वो बजट को किस अंदाज में देखा करते थे और पेट्रोलियम मसनूआत के इंपैक्ट को क्या कहा करते थे। वो जब कहते थे कि 70 रुपए का पेट्रोल हो तो महंगाई कम हो जाएगी और आवाम की जिंदगी आसान हो जाएगी। ये मैं नहीं कह रहा, खुद वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब जो कह रहे थे आपको सुना देते हैं। बगैर सिर्फ तेल की जो कीमत है हुकूमत को 70 रुपए फी लीटर फिल फॉर उसमें कमी करनी चाहिए। उससे फायदा क्या होगा? आपकी इन्फ्लेशन कम होगी और आम आदमी को रिलीफ होगा और हुकूमत को कोई नुकसान नहीं होगा कतन। इसलिए कि तेल की कीमतें आलमी मंडियों में तारीख की कम तरीन सतह पर हैं और हमारी जो अपना जो कॉस्ट प्राइसेस हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। इसलिए 70 रुपए फी लीटर अगर आप तेल की कीमत कम कर दे तो हुकूमत को कोई नुकसान नहीं, मगर आम आदमी कीमतों में इन्फ्लेशन में कमी आएगी और इसका फायदा। तो आपने सुनी कि वजीर आजम बनने से पहले शहबाज शरीफ साहब क्या गुफ्तगू किया करते थे। अब जो पेट्रोल की कीमतें हैं और अब जो महंगाई का जो एक तूफान है जो बहुत अंदाज से लोगों को आप ये कहें कि बेबस कर चुका है तो गलत ना होगा। जहांगीर साहब, आपको लगता है कि इस वक्त IMF पाकिस्तान के साथ मुआहिदा नहीं कर रहा, IMF और पाकिस्तान के जो मामलात हैं वो इतने बेहतर नहीं, आपकी फॉरेन कंट्रीज जो आपके दोस्त ममालिक हैं वो भी आपके साथ कोई ज्यादा बेहतर ताल्लुकात में नजर नहीं आते, ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान का ये जो बजट है वो क्या ही कारामद या क्या ही एक वर्केबल बजट हो सकता है? देखिए, एक बात ये कि जो भी बजट आ रहा है वो उसके अंदर IMF को शिकायत ये है कि आपने सब्सिडी देने का फैसला किया है। जैसे कि आप कह रहे थे कि पेट्रोल पे दे देंगे, बिजली पे दे देंगे, उसकी पॉलिसी वो नहीं है। फिर उन्होंने एक और डिक्टेशन ये दिया डू मोर वाला कि आपकी सियासत ठीक नहीं है। ऐसे माहौल में देखें उसका कितना बदतरीन ही किरदार क्यों ना हो IMF का, लेकिन वो अगर उसकी आंख से आप ये देखें हमारी कमजोरियों की वो निशानदेही कर रहे हैं कि हम कहाँ कहाँ कमजोर हैं और कहाँ कहाँ हमें मेजर्स लेने थे और हमने नहीं लिए, आज हमारी ये हालत हो गई है। तो आप उस तरह तो देखें ना, उसको न्यूट्रल होकर भी तो देखें ना। आप उसके लान तान करते रहते हैं, वो ये नहीं देखेगा कि आप बजट में क्या लेके आ रहे हैं। अगर कोई आपने कुछ नई इख्तरा डाल दी उसमें तो वो बजट और जो है मुआहदा तो ब्रीच हो जाएगा पहले उसमें। तो वो देखना चाहते हैं मुश्किल में वो खींच के यहाँ लाएं, बजट के करीब लाएं। अभी बजट अनाउंस होगा, उस पर बहस होगी, उससे नए सवालात उठेंगे, वो इनको दिए। जहांगीर साहब आप ये कह रहे हैं अवाम पे डालेंगे। जहांगीर साहब आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो बजट है इसको IMF क्लोजली मॉनिटर कर रहा है और IMF को इस बात का अंदाजा है कि पाकिस्तान में क्योंकि इलेक्शंस होने जा रहे हैं और मौजूदा हुकूमत अपनी पॉपुलैरिटी को रिवाइव करने के लिए एक ऐसा बजट पेश कर सकती है जो कि मुमकिना तौर पे एक एप्लीकेबल बजट ना हो और जो कि इकोनॉमी के एतबार से, इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बेहतर बजट ना हो। तो शायद इसलिए IMF अभी तक अपने प्रोग्राम तक को मुकम्मल तौर पर रिज्यूम नहीं कर सकी। जी बिल्कुल ठीक है, इसमें जो है दो राय नहीं है, चीजें उन्होंने रख दी आपके सामने। वरना देखें अभी तो कितने दिन रह गए हैं बजट के अनाउंसमेंट में, आपको कोई ऐसा लग रहा है मेजर लिया है? और जिससे लग रहे हैं कि हमेशा जो है एक ही बात कर रहे होते हैं, अब देखो अब इस दफा देखो, इस दफा कब तक देखो? सवाल तो ये पैदा होता है
कब तक देखो। और ये अभी ये जो चीजें लेके आते हैं वो तोलेंगे कि हमारी जो हमने बुनियादी फ्रेम दिया है, जो हमने मुतालबे रखे हैं इनको, उसके ऊपर ये पूरे उतरते हैं या नहीं उतरते हैं। अभी 9वीं और 10वीं अभी अब उसकी किस्तों की नए मौदे हैं, उस पर जी जी। तो ये जब चीजें हैं, ये जब चीजें देखेंगे वो ये बुनियादी तौर पर इससे मुतमईन नहीं है कि आपका स्ट्रक्चर क्या है, इक़्तिसादी जो ढांचा है वो आपका मुतज़लज़ल है, वो बर्दाश्त लेकिन जाकिर साहब मुझे प्लीज ये गाइड कर लें क्विकली, आखिरी 2 मिनट मेरे पास मौजूद है। मुझे ये बता दें कि ऐसी गवर्नमेंट में जहां पे किसी के पास भी क्लियर मैंडेट नहीं और फिर आगे इलेक्शंस भी हैं, आपको लगता है कि ऑलरेडी अवामी दबाव इतना है कि सागडार साहब कोई ऐसा मुश्किल फैसला ले सकते हैं जो कि गैर मकबूल जरूर हो लेकिन पाकिस्तान की मैशत के लिए बेहतर हो? आपको लगता है ऐसा कुछ करते दिखाई देंगे सागडार साहब? क्लियर मैंडेट इसलिए नहीं होता है कि क्लियरिटी ऑफ माइंड नहीं होता, इनके पास क्लियरिटी ऑफ पॉलिसीज नहीं है, इनके पास होमवर्क नहीं है, ये आपको हंग अप रखे हुए हैं, चीजों के बारे में फैसला कर सकते हैं। एक हमारे साबिक वजीर खजाना कुछ कहते हैं, हालिया वजीर खजाना कुछ कहते हैं, हमारे कुछ लोग अंदर के उन्हीं के अंदर के तनकीद आप कर रहे हैं, वो आपको नई नई चीजें बताते हैं, एवेन्यू बता रहे हैं कि कहाँ बिगाड़ पैदा किया और कहाँ इम्कान आते हैं, उसका आपने गौर किया, उस पर अपने आदमी पर यकीन कर लेते हैं। अगर आप ऑपोजिशन पे या मुखालिफ पर यकीन नहीं करते हैं, आप उसको भी झुटलाने लगेंगे। सर अपने आदमियों का जहांगीर साहब एक ऐड कर देता हूं, आपने बात ही छेड़ दी ना, तो अब तो जो आप जिन साबिक वजीर खजाना साहब का तस्करा कर रहे हैं, ऐड कर लेता हूं साबिक वजीर खजाना और साबिक वजीर आजम जो मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक रखते हैं। ऐन मुमकिन है कि इस बार उनको मुस्लिम लीग नून का टिकट ना मिले और वो खुद किसी और पार्टी से या आजाद हैसियत में इलेक्शन लड़ते हुए नजर आए। तो अब इंटरनल मामला अगर पार्टी के इस नहज पे पहुंच चुके हैं और फिर मकबूलियत भी तेजी से उसमें भी कमी हो रही है, तो आपको नहीं लगता ये बजट का मरहला बहुत मुश्किल होने जा रहा है मुस्लिम लीग नून के लिए? मकबूलियत का है कि मकबूलियत का मसला नहीं है, कबूलियत का मसला है। ये जो है कबूलियत, जिसको एक्सेप्टेंस मिलेगी वो मकबूल भी हो जाएगा, वो जीत भी जाएगा। और जो आप मकबूलियत के चक्कर पे रहेंगे तो आपको मकबूलियत जो है लेट डूबेगी। आज मकबूलियत तो वजीर आजम, साबिक वजीर आजम के पास है, पॉपुलैरिटी उनके पास है। अब उनको अवाम तो उनको मुस्तरद नहीं कर रहे, उनके पार्टी के लीडर भी चाह रहे हैं, लेकिन ऐसी मकबूलियत का क्या फायदा है कि उन्होंने मकबूलियत के जोर पे सब कुछ दाव पे लगा दिया। अगर वो सियासी समझबूत का सहारा लेते हैं और वो देखते हैं कि कौन सी ऐसी जरूरतें हैं इस रियासत की, गिवन सिचुएशन में जरूरतें देखी जाती हैं। हम तो बहरान में फंसे हुए थे, बहरान का हल निकाला जाता है या बहरान कुछ शदीद कर दिया गया। जहांगीर साहब एक चीज ऐड कीजिएगा, कुछ इस हवाले से ही बात की जा रही है कि आने वाले दिनों में ऐन मुमकिन है कि बजट देते ही ये हुकूमत असेंबली डिसॉल्व कर दे या कोई एक ऐसा सेटअप आ जाए जो कि कुछ अरसे के लिए मुल्क के मामलात संभालती हुई दिखाई दे। ऐसा कुछ हो सकता है? इस हवाले से कोई मुमकिनात है? देखिए, मुमकिनात की बात से पहले सबसे बड़ा मुमकिन ये है कि सब कुछ हो सकता है। जिन मुमकिनात के चक्कर में जाए, इस सूरत हाल में सब कुछ हो सकता है। जो जुज़वी हुकूमती बुरी हुकूमत भी आ सकती है, कोई और हुकूमत भी आ सकती है, और जो एक कंट्रोल्ड हुकूमत भी आ सकती है। अवामी हुकूमत को इसलिए अवाम तो बिल्कुल फेड अप है, मायूस है। आप उसको नाम दे देंगे जिसको भी वोट मिल जाएंगे। इलेक्टेबल का इंतखाब करते हैं, इलेक्टेबल के पीछे अवाम जो है गुलाम हो चुके लोग होते हैं, गरीब रोटी से जुड़े हुए लोग होते हैं, उनके ख्वाबों में वो होते हैं, उनको इलेक्टेबल बोलते हैं, वो जिता देते हैं आपको। आप अवामी तर्जुमान बन जाते हैं, आपको मकबूलियत हासिल हो जाती है। तो रूल आउट नहीं किया जा सकता ना जहांगीर साहब, रूल आउट नहीं किया जा सकता इस बात को कि आने वाले दिनों में इम्कानात की रोशनी में ये कहा जा रहा है कि शायद इस बजट के बाद एक कौमी हुकूमत का भी मामला हो जाए या कुछ अरसे के लिए, 4-6 माह के लिए, साल के लिए, 2 साल के लिए एक ऐसी हुकूमत भी आ जाए जो इस वक्त असल में इस्तेकाम पाकिस्तान के लिए काम कर सके। देखिए, 4 महीने की जो हुकूमत होगी, ये जो है केयर टेकर हुकूमत होगी, ये वक्ती फैसले कर सकेगी, ये इम्पोज नहीं कर सकती कोई फैसले और अपनी डायरेक्शन नहीं दे सकती। ये मजबूर है
ये आगे की तरफ नहीं दे सकती। तो ऐसी सूरत में जब एक गैप पैदा होगा और इसको जो 5 साल के लिए चलाना होगा, उसके लिए पूरी इंतजाम ही किया जा सकता है, क्योंकि हर चीज़ इंतशार का शिकार है, किसी कोई चीज़ मंजिल पे नज़र नहीं आ रही है। जब इसको पहले कंपोज करना पड़ेगा, इसको रिकॉन्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, इसकी तश्कील नौ करनी पड़ेगी। उसके लिए अब ये जो हुकूमत आएगी, आरती और पूरी हुकूमत, नई हुकूमत आ सकती है इस निगरां हुकूमत के बाद, उसके पास क्या मंसूबे होंगे? क्या वो टाइम पासिंग के लिए आएगी? क्या इस बहरान से निकाल सकेगी? जाकिर साहब, आपका पॉइंट आ गया, मेरा प्रोग्राम का वक्त जाकिर साहब का पॉइंट आगे, लेकिन मेरा प्रोग्राम का वक्त क्योंकि अपने इख्तिताम पे पहुंच रहा है, तो उम्मीद करते हैं कि कल का दिन एक बेहतर दिन हो किसी एतबार से कि अवाम को शायद वक्ती तौर पर रिलीफ मिलने की जो उम्मीद है वही कुछ हद तक बहाल हो जाए, और जो इस वक्त दावे किए जा रहे हैं कि इस बार का बजट शायद इतना सख्त ना हो और टैक्सेस का बोझ इतना ज्यादा अवाम पे ना डाला जाए, तो उम्मीद करते हैं कि इस बार भी जो बजट है वो इस सोच के जरिए बनाया जाएगा कि पाकिस्तान के मौजूदा टैक्स नेट को वसी किया जाए, ना कि मौजूदा जो एग्जिस्टिंग लोग हैं जो टैक्स देते हैं, जो इनडायरेक्ट टैक्सेस का जो बोझ है वही अवाम पे बढ़ाया जाए, और एक वो तबका जिसके ऊपर टैक्स टेक्निकली एप्लीकेबल ही नहीं होना चाहिए, वो तबका भी जब कोई चीज लेने जाए तो उसको भी बड़ा टैक्स अपने मामलात के लिए देना पड़े। उम्मीद करते हैं कि एक बेहतर बजट हमें कल देखने को मिले, और पाकिस्तान जो इस वक्त मुश्किल हालात में और माशी हालात में, वो पाकिस्तान उससे बाहर आ सके। जाकिर साहब, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया, अपना ख्याल रखिएगा। आप तमाम लोग, कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन।